एप्लीकेशन। हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने स्लेटर रूल किया था और उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल किए थे। आज हम उसकी एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन स्लेटर रूल की क्या है? स्लेटर रूल बेटा हाँ प्रोवाइड करता है क्वांटिटेटिव जस्टिफिकेशन फॉर द सीक्वेंस ऑफ ऑर्बिटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। ठीक है बेटा, स्लेटर रूल से आपको पता लग जाता है कि जो ऑर्बिटल का इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज करना है। जैसे पहले 1s को देना है, फिर 2s को देना है, फिर 2p को देना है, फिर 3s और 3p को देना है, फिर 4s को देना है। तो बेसिकली क्वांटिटेटिव जस्टिफिकेशन करता है कि किस सीक्वेंस में ऑर्बिटल फिल्ड करनी है। मींस लोअर ऑर्बिटल को पहले देना है, हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल को बाद में देना है। सेकेंड, इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन द फिलिंग ऑफ ns ऑर्बिटल इन प्रेफरेंस टू n-1d ऑर्बिटल। ये आपको बताता है कि आप s ऑर्बिटल पहले क्यों भरते हो n-1d से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको याद होगा कि 4s ऑर्बिटल की एनर्जी लोअर होती है 3d से, तो वैसे तो थर्ड शेल छोटा है फोर्थ से, लेकिन फिर भी हम 4s को पहले भरते हैं, 3d को बाद में भरते हैं। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है वो स्लेटर रूल के बेसिस पे की जा सकती है। देखो, अगर मैं एक एग्जांपल कंसीडर करूं पोटाशियम का, तो पोटाशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। अगर मुझे इसके लिए स्लेटर रूल के अकॉर्डिंगली z इफेक्टिव निकालना हो तो 19 अगर है पोटाशियम का एटॉमिक नंबर, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। ठीक है जी, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। स्लेटर रूल के अकॉर्डिंगली 1s को अलग कर लिया, 2s2p को अलग कर लिया, 3s3p को अलग कर लिया, 4s को अलग कर लिया। अब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में है? 4s में। तो ये n कितना है? 4। अब अगला इलेक्ट्रॉन जो उसको शील्ड कर रहे हैं वो थर्ड में है, तो ये n-1 हो गए। अगले वाले 2 में है तो n-2 हो गए, और अगले वाले 1 में है तो n-3 हो गए। अब क्योंकि जो n शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पहले वाले उसे शील्ड करेंगे, तो n वाले का तो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो n वाले में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0। और सेम शेल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 0.34। तो 0.35 इंटू 0 प्लस n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 और 2 8। n-1 का कंट्रीब्यूशन कल याद किया होगा 0.85 प्लस n-2 और n-3 n-4 आगे जितने भी हों उनका कंट्रीब्यूशन होता है 1। तो n-2 और n-3 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 2 8, 2 10। तो ये हो गया 1 इंटू 10। तो टोटल आपका जो s है वो कितना है? 16.80। z इफेक्टिव कैसे निकालते हैं? 19 जो कि उसका न्यूक्लियर चार्ज है पोटाशियम का, माइनस 16.80 2.20। तो ये z इफेक्टिव आया जब आपने इलेक्ट्रॉन 4s में लिया है। अगर मैं 4s की जगह यहाँ पे 3d ले लेती, ठीक है जी, कि 3s के बाद 3p के बाद थर्ड शेल के बाद थर्ड शेल ही भरे, 3d में 1 ले लेती, तो उसका बेटा स्लेटर रूल के अकॉर्डिंगली क्या आता? अब देखो, अब इसमें n जो है 3 है, सेम शेल है, तो आगे वाले भी n में ही है, सेम शेल में है। ये हो गया n-1 और ये हो गया n-2। तो अगर सेम शेल हो तो कंट्रीब्यूशन होता है 0.35। ठीक है, तो आपको अगर d इलेक्ट्रॉन का याद हो कि अगर d में इलेक्ट्रॉन, d सब शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम शेल उसको बेटा हम 0.35 से मल्टीप्लाई करते हैं, और बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स को जो भी n-1 n-2 में हो उनका कंट्रीब्यूशन 1 ही मानते हैं। ये d के लिए स्पेसिफिकली रूल था, कल पढ़ाया था। तो अब ये देखो, ये सेम शेल है, ये जो n है ये सेम सब शेल में है। सेम सब शेल मतलब 3d में। तो ये एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसको शील्ड करने वाला सेम सब शेल वाला कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब 0 इंटू 3.5 ये हो गया। बाकी जितने भी होंगे, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन d में है तो बाकी सबका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1। ये आपको रूल में समझाया था। ये देखो बेटा, पीछे रूल अगर मैं आपको याद दिला दूं, कल रूल पढ़ाया था। 4n इलेक्ट्रॉन इन nd and nf, ऑल द इलेक्ट्रॉन इन लोअर ग्रुप कॉन्ट्रीब्यूट s इज इक्वल टू 1, चाहे वो n-1 में हो, चाहे n-2 में हो, चाहे n में हो। ठीक है, सेम शेल में हो तब भी उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1। ठीक है, तो d और f के लिए सबका कंट्रीब्यूशन 1 होगा। सिर्फ अगर सपोज यहाँ पे 3d2 होता तो जो एक इलेक्ट्रॉन होता उसका जो कंट्रीब्यूशन 0.35 ले लेते, सेम सब शेल होने की वजह से। ठीक है, तब क्योंकि इसमें d 1 ही है तो इसका तो इसमें इलेक्ट्रॉन और कोई है नहीं, तो 0 आ जाएगा, बाकी सारों का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 1। तो 1 इंटू 18 हो गए 6, 2 8, 9 6 12। ठीक है, तो 2 2 4 6 10 11 12 6 18 इंटू 1 18 आ गया। तो अब इस केस में जब हमने z इफेक्टिव निकाला 19 माइनस 18, तो वो आया 1। किस केस में z इफेक्टिव ज़्यादा आ रहा है? जब आपने 4s में लिया तो z इफेक्टिव ज़्यादा आ रहा है, जब आपने 3d में लिया तो z इफेक्टिव कम आ रहा है। इसीलिए बेटा जो 4s है वो पहले भरा जाता है एज कम्पेयर टू 3d। ठीक है।
क्योंकि 4s वाले का लार्ज जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इसीलिए जो है 4s जो है वो ग्रेटली अटैच होता है न्यूक्लियस के साथ, मतलब उसको पहले भरना है बाद में 3D। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ स्लेटर रूल जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है जी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज़, ठीक है ये तो ऐसी है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। स्लेटर रूल की कमियां क्या हैं? According to Slater rule, both S and P are grouped together for calculating the effective nuclear charge। ठीक है, स्लेटर रूल के अकॉर्डिंगली कहता है S और P को हमने इकट्ठा किया है न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेटिंग करने के लिए, लेकिन रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहता है कि S और P का पेनिट्रेशन इफेक्ट अलग अलग है। S न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है, P न्यूक्लियस से दूर है, तो इन दोनों को बेटा दूर दूर होना चाहिए, इनको इकट्ठे नहीं रहना चाहिए। तो ये स्लेटर रूल की कमी है। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल, ऑल द इलेक्ट्रॉन ऑफ S, P, D और F प्रेजेंट इन शेल लोअर देन n-1 shield the outer n electron with equal contribution, that is 1. This is not seems to be true. स्लेटर रूल के अकॉर्डिंगली बेटा अगर D सब शेल में होता है तो अंदर वाले सब का कॉन्ट्रीब्यूशन 1 हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, ये भी इसकी कमी है। ठीक है, और इसके बाद है कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट स्लेटर रूल बिकम लेस रियलाइबल फॉर द एटम्स ऑफ हैवियर एटम। हैवियर एलिमेंट के केस में स्लेटर रूल्स इतना रिलायबल नहीं है, तो ये स्लेटर रूल की कमियां हैं कि एक तो S और P को इकट्ठे रखा गया है जबकि उनका पेनिट्रेशन इफेक्ट अलग अलग है। S, P, D और F के से जो नीचे वाले शेल्स हैं उन सब का कॉन्ट्रीब्यूशन 1 कर दिया गया है, जो कि पॉसिबल नहीं है, और जो हैवियर एलिमेंट है उनके केस में स्लेटर रूल जो है वो फेल हो जाता है। ठीक है बेटा। उसके बाद अगर आप देखोगे कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, ये मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। उसके बाद है पीरियोडिक प्रॉपर्टी, पहला एटॉमिक रेडियाई, वो भी मैं वीडियो भेज चुकी हूँ। टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई, वो भी मैं वीडियो भेज चुकी हूँ। उसके बाद बेटा आ जाता है ट्रेंड, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियड और इन ग्रुप, ये भी मैं वीडियो भेज चुकी हूँ। तो ये सारी वीडियोज़ मैं भेज चुकी हूँ, ये आप देख लेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।